ये दोनों मिला के बैठेगा 427। अब आज वोट कितने मिले एनडीए को, एनडीए के कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को वोट कितने मिले? 452। यानी कितना हो गया? 25 प्लस वोट मिल गया बॉस। भाई 427 है एनडीए में, वोट मिला 452, अतिरिक्त सांसदों का समर्थन 25 प्लस। अब तो ये तो बैलेट से वोटिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में डाले वोट उधर चला गया इधर। अब राहुल गांधी की परिभाषा से वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ तो वही जाने, लेकिन आपको इंडी वालों का हाल दिखाता हूं। 315, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 बैठता है। लेकिन वोट मिले कितने? उनको वोट मिले 300, यानी -15 लेबल आया, यहां भी 15 गायब हो गए। यानी नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ गए, जितने आने थे उससे ज्यादा आ गए, और राहुल गांधी के जितने नंबर आने थे उससे कम हो गए। अब कहीं इसमें भी वोट चोरी का नारा ना हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में एनडीए की बंपर जीत, मोदी 400 पार, राहुल के 15 वोट चोरी हो गए क्या? पंजाब हिमाचल में बारिश वाली तबाही पर पीएम मोदी का वो एक्शन कि इंडी वाले भी क्यों हैरान रह गए, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। आज देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग थी। दिन भर वोटिंग हुई, फिर शाम को रिजल्ट भी आ गया। वैसे तो रिजल्ट पहले से ही तय था कि भाई एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि राहुल गांधी अपने 15 वोट ढूंढते रह गए कि उनके 15 वोट कहां चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी ने जितने वोट सोचे थे उससे कहीं ज्यादा वोट उनके गठबंधन के कैंडिडेट को मिल गए। नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव बंपर तरीके से जीत लिया। उन्होंने इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी 400 पार हो गए। 400 से ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले जो एनडीए के कैंडिडेट थे, जबकि इंडी गठबंधन वाले जितने वोटों का दावा कर रहे थे उतने वोट भी उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ क्या खेला हो गया यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन साथ में यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी कैसे एक ही काम पर रुकने वाले नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला, उधर वो पंजाब हिमाचल के दौरे पर निकल गए, जहां पर बाढ़ बारिश से तबाही आई हुई है। जो लोग कह रहे थे कि पीएम तो विदेश के दौरों में व्यस्त है, अफगानिस्तान को मदद भेज रहे हैं, पंजाब को नहीं देख रहे, हिमाचल को मदद नहीं कर रहे, उन सभी की राजनीति को आज नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आज की जबरदस्त राजनीतिक हलचल की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। नैतिक तौर से जीत हमारी है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से हो सकता है, पेपर से, तो देश का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने में क्या ऐतराज है? सर, यू बैक फ्रॉम फॉरेन टूर। You working for the BJP? इस बार जो उपराष्ट्रपति चुनाव था वो कोई सामान्य चुनाव नहीं था। इंडी वालों ने खूब माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया। इंडी वाले तो यहां तक दावा करने लगे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, जबकि सब जानते थे कि नरेंद्र मोदी के नंबर के सामने संसद में इंडी वाले नहीं टिकते। लेकिन इंडी वाले अपने दावे करते रह गए। जब रिजल्ट आया तो इंडी वालों ने अपने जिन नंबर्स का दावा कर रहे थे वो नंबर भी उनको नहीं मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। कुल 752 वैलिड वोटों में से एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन के कैंडिडेट बी सुदर्शन को 300 वोट मिले। इस तरह सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोट के अंतर से, मैसिव मार्जिन से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ किस तरह खेला हो गया, अब आपको यह भी बताता हूं। राहुल गांधी तो कहेंगे उनका वोट चोरी हो गया क्या, उनके लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखिएगा इस चुनाव में क्या हुआ है, जरा इसको देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ उसमें आपको बताता हूं कि किसके साथ क्या हुआ। अब आप देखिए, एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए था, इनके लोकसभा में कितने सांसद हैं? इनके लोकसभा सांसद अगर आप देखिएगा तो वो हैं 293 लोकसभा में एनडीए के। राज्यसभा में कितने सांसद हैं?
राज्यसभा में इनके सांसद हैं 134। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो ये कुल कितना बैठा बॉस? ये दोनों मिला के बैठेगा 427। अब आज वोट कितने मिले एनडीए को, एनडीए के कैंडिडेट को, सीपी राधाकृष्णन को वोट कितने मिले? 452। यानी कितना हो गया? 25 प्लस वोट मिल गया बॉस। भाई 427 है एनडीए में, वोट मिला 452, अतिरिक्त सांसदों का समर्थन 25 प्लस। अब तो ये तो बैलेट से वोटिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ईवीएम में डाले वोट उधर चला गया इधर। अब राहुल गांधी की परिभाषा से वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ ये तो वही जाने, लेकिन आपको इंडी वालों का हाल दिखाता हूं कि इंडी वालों के साथ क्या खेला हो गया। इंडी गठबंधन के लोकसभा में कितने सांसद हैं भाई? उनके हैं 234 सांसद हैं उनके लोकसभा में। उनके राज्यसभा में कितना का समर्थन है? 91 के करीब कहा जाता है कि उनका राज्यसभा में समर्थन है। तो उनके कुल वोट कितने हो गए? 315। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 315 बैठता है। लेकिन वोट मिले कितने? उनको वोट मिले 300, यानी -15 लेबल आया। यहां भी 15 गायब हो गए। यानी नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ गए, जितने आने थे उससे ज्यादा आ गए, और राहुल गांधी के जितने नंबर आने थे उससे कम हो गए। अब कहीं इसमें भी वोट चोरी का नारा ना हो जाए कि भाई वोट चोरी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद खुद कांग्रेस दावा कर रही थी कि इंडी गठबंधन सारे सांसदों ने वोटिंग की है। जयराम रमेश ने लिखा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, विपक्ष एकजुट रहा, उसके सभी 315 सांसद वोटिंग के लिए पहुंचे। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है। जब इंडी के सारे सांसदों ने वोटिंग की तो फिर इंडी गठबंधन के 300 वोट ही क्यों आए? 15 कहां चले गए भाई? नरेंद्र मोदी के वोट कैसे बढ़ गए? इसका मतलब साफ है कि इंडी के कुछ वोट या तो रद्द हुए या फिर क्रॉस वोटिंग हुई। अब इसमें सवाल यह है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर विपक्ष के एकजुट होने के दावे की हवा निकल गई, और अगर वोट रद्द होने की बात है तो जो लोग बैलेट पेपर से वोटिंग की वकालत करते हैं वो खुद ही सही तरीके से बैलेट में वोट नहीं डाल पाए, और वहां तो सिर्फ 1 और 2 लिखना था, 2 ही कैंडिडेट थे, और ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से सारा चुनाव करा दीजिए। इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, सूत्र दावा कर रहे हैं। एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सूत्र बता रहे हैं एनसीपी के शरद पवार गुट के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 14 वोट ज्यादा मिले, सूत्रों का दावा है। चुनाव में 15 वोट इनवैलिड भी घोषित हुए हैं। लेकिन आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। जो कहा जा रहा था कि इंडी में किसने गच्चा किया, सूत्र दावा कर रहे हैं कि एनसीपी का शरद पवार गुट, उनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। उद्धव ठाकरे के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बॉस, यानी इंडी की नाव में छेद कर दिया उनके अपने लोगों ने। खैर, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने आज वोट डाले। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सभी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाला। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, वो सब भी वोट डालने पहुंचे। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस के भी 11 सांसद हैं, वो भी कहे कि हम एनडीए वाले को देंगे। केसीआर की अगुवाई वाली बीआरएस और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी ने भी वोटिंग से दूर रहने की घोषणा कर दी। बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। इसके अलावा इकलौते सांसद वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। यानी यहां भी एक तरीके से एनडीए के समर्थन में ये लोग चले गए इनडायरेक्टली। बीजेडी और बीआरएस के वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के ऐलान से कांग्रेस में बेचैनी साफ नजर आई। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा कि बीजेडी और बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेडी खुद खत्म होकर बीजेपी के लिए रास्ता प्रशस्त कर रही। तो भाई उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। आपका कैंडिडेट ही ऐसा था। लोग कह रहे थे कि भाई वो कैंडिडेट ऐसा है कि जो अर्बन नक्सल के साथ रहा है, सलवा जुडूम खत्म करने का फैसला दिया है, ऐसे आदमी को क्यों वोट दें? कई लोगों को लगा होगा। अब आप ये भी देखिए कि मलेशिया दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वोट डालने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं।
वहां खड़े कुछ लोग वोटिंग के लिए रास्ता बताते हुए आगे बढ़ने का इशारा भी करते दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अचानक दूसरी तरफ चले गए, जिसके बाद एक शख्स राहुल गांधी को बुलाने के लिए उनकी तरफ भागता हुआ नजर आया। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, क्या कंफ्यूजन है। मतलब बीजेपी कह रही है कि सब बता रहे हैं कि इधर वोट डालना है, साहब उधर किधर चले गए। जब राहुल गांधी वोट डालकर बाहर निकले तो उनसे रिपोर्टर ने वोट पर और उनकी विदेश यात्रा पर सवाल पूछा। राहुल गांधी भड़क गए, रिपोर्टर से कहने लगे क्या वो बीजेपी के लिए काम करता है। सुनिए एक बार राहुल गांधी। Rahul ji, cast your vote, sir. Sir, you've cast your vote. Like to tell us? What would you like to Sir, you're back from Nice to see you. a foreign tour. You working for the BJP? राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल तभी तक देते हैं, सवालों के जवाब तभी तक देते हैं जब तक उनके मन का सवाल हो। जैसे ही एक सवाल पूछिए कि भाई आप विदेश से लौट आए, तुम बीजेपी के आदमी हो जी। इंडी गठबंधन यह जानता था कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और आज उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के लिए पहुंचे इंडी गठबंधन के नेताओं ने के बयानों ने भी साफ कर दिया था कि वो हार मान चुके हैं। आप भी कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी सांसद मनोज झा को आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना था। हार जीत अलग बात है। इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है। मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना कहीं चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। नंबर्स नहीं, सवाल ये कि आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो कुछ घटनाक्रम है हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब उपराष्ट्रपति नया होगा, नए के लिए हम लोगों ने वोट डाला है। संघ का विधान चलेगा या संविधान चलेगा, फैसला वहां होना है। आंकड़े अगर संविधान के पक्ष में नहीं आते हैं तो ये सामूहिक चिंता का विषय होनी चाहिए। इनका कैंडिडेट जीतेगा तो संविधान के पक्ष में आंकड़े, नहीं तो नहीं है। क्या हिसाब है बॉस? आपने कैंडिडेट खड़ा किया, आपको पता है आपके पास नंबर नहीं है। एक्चुअली ये लोग इसलिए भी ये सब चुनाव करते हैं, इधर उधर चुनाव लड़ने में अपना कैंडिडेट खड़ा करते ताकि कार्डर का मनोबल बना रहे, वरना भाई उसको लग गया कि हम तो अभी आने ही वाले नहीं है बहुत साल तक, तो वो क्या करेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, मशीन ठंडी पड़ जाएगी। इसलिए कुछ कुछ करते रहो, लड़ते फिरते रहो वाला हिसाब। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहला वोट डालकर एनडीए कैंडिडेट की जीत का श्री गणेश करने के बाद पीएम मोदी एक और मुद्दे पर विरोधियों का मुंह बंद करने के मिशन पर निकल गए। पीएम मोदी ने आज बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पहुंचे, उन्होंने लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से हुई तबाही का हवाई सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ बैठक की और हादसे से हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द भी सुना। इस दौरान पीएम मोदी ने आपदा में अपने माता पिता को खोने वाली 11 महीने की बच्ची को गोद में भी लिया। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब का दौरा किया। पंजाब में भी उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान को जानने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेल रहे गुरदासपुर में रेस्क्यू टीम के साथ बैठक की और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पंजाब हिमाचल का दौरा किया बल्कि केंद्र की तरफ से बड़ी मदद का ऐलान भी कर दिया। पंजाब के लिए 1600 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की गई। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों के लिए 50,000 की मदद की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि एडवांस में बांटने का ऐलान कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के तहत बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आए घरों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों की मरम्मत होगी। इसके अलावा बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जिन हाईवेज को नुकसान हुआ उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। यानी जो लोग ये कहते हैं कि अरे पंजाब में तो अपोजिशन की सरकार है, हिमाचल में अपोजिशन की सरकार है, इसलिए मोदी ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान भी दिया और जो एक प्रधानमंत्री का फर्ज है वो भी निभाया कि हाँ मदद की जाएगी। खैर ये सब तो चलता रहेगा। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हिंदू राष्ट्र बनाने निकले बागेश्वर बाबा मुसलमान हैं, किस मौलाना के दावे पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा क्या कह दिया कि अखिलेश ओवैसी की पार्टी को आग लग गई। अब इसका चैप्टर। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर बाबा खुलकर अपनी बात रखते हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पदयात्रा कर चुके हैं, नवंबर में दूसरी शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा ने ऐसी बात क्या कह दी जिससे भयंकर हलचल मच गई। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान विदेशों में रहते हैं, भारत के मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मुसलमानों के पूर्वज भी सनातनी निकलेंगे।
मंदिर मदरसों में राष्ट्रगान बजाना चाहिए, जिससे देशभक्त और देशद्रोहियों का पता चल सके। बागेश्वर बाबा की इन बातों से भयंकर हंगामा मच गया। मौलानाओं के साथ अखिलेश यादव और ओवैसी की पार्टी को भी आग लग गई। कोई कह रहा है कि बागेश्वर बाबा को इतिहास का ज्ञान नहीं है, कोई कह रहा है कि खुद बागेश्वर बाबा के पूर्वज मुसलमान थे। इन सबके बीच बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। क्या हंगामा मचा है? बागेश्वर बाबा के पूर्वज और वो मुसलमान हैं क्या? बागेश्वर बाबा पिछले दिनों आगरा में थे, जहां उनकी कथा का कार्यक्रम था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से कार्यक्रम हो नहीं पाया। यहीं पर बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर हंगामा मच गया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि असली मुसलमान तो विदेशों में रहते हैं, भारत में जो है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। सुनिए एक बार कि उन्होंने क्या कहा था, फिर बताता हूं कि इस पर पूरी मौलाना ब्रिगेड कैसे बागेश्वर बाबा के पीछे पड़ गई। सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर हंगामा मचना ही था और हंगामा मचा भी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस बात से भड़क गए। मौलाना रिजवी ने कहा कि असली और नकली मुसलमान की पहचान बागेश्वर बाबा ने कैसे कर दी भाई? दुनिया में सबसे पहले हजरत आजम आए, इस तरह खुद बागेश्वर बाबा हजरत आदम की औलाद हैं। सुनिए एक बार। उनका ये कहना है कि भारत में नकली मुसलमान रहते हैं और विदेशों में असली मुसलमान रहते हैं। नकली और असली की पहचान उन्होंने कैसे की? हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए, और दुनिया में चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। तो अब उनकी औलादों को क्या कहेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या कहा जाएगा? यानी इन लोगों ने इनडायरेक्टली कह दिया कि बागेश्वर बाबा भी मुसलमान है। बागेश्वर बाबा के बयान पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी भड़की हुई है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर बाबा के बयान को भड़काऊ बताया। ओवैसी के नेता ने कहा कि बागेश्वर बाबा के पूर्वज तो मुसलमान थे, बागेश्वर बाबा तो चोरी किया हुआ माल है। सुनिए एक बार उनको भी। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, देखिए इस दुनिया में सबसे पहला शख्स अगर कोई आया तो उसका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। ये हमारा मानना है, हमारा फेथ है। माई हवा उनकी जो वाइफ थी, और वहीं से इंसानियत शुरू हुई, आदम से आदमियत, आदम आदम बना। तो मेरा मानना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का कि जो अतीत जो माजी है ना, वो मुसलमान थे, वो बाद में चोरी किया हुआ माल है। यानी सारे लोग अब बागेश्वर बाबा के पीछे पड़े हुए। बागेश्वर बाबा ने सिर्फ मुसलमानों पर ही बयान नहीं दिया, बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र पर एक बार फिर से बयान दे दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 नवंबर से पदयात्रा करने वाले हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर ओवैसी की पार्टी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं तो हम पर FIR हो जाएगी। हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठारने का निवेदन करेंगे। वो आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अगर मैं कहूं कि हाँ ठीक है मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा तो आप उसमें मुकदमा कर दोगे। वो हिंदू राष्ट्र, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हम मुस्लिम लोग उठेंगे, कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। अब ओवैसी की पार्टी कुछ भी कहती रहे, बागेश्वर बाबा पर कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जानते हैं कि उनकी बातों से कुछ लोगों को मिर्ची तो लगती है, इसलिए बागेश्वर बाबा खुलकर हिंदू राष्ट्र की जय के नारे भी लगवा रहे हैं। सुनिए एक बार। बागेश्वर बाबा की बातों से जितना लोग चिढ़ते हैं, बागेश्वर बाबा
उतना ही मुखर होकर अपनी बात कहे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि मंदिरों, मदरसों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान बजाओ। उनका ये उपदेश खतरनाक है, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते। वो कह रहे हैं कि इससे पता चलेगा देशभक्त कौन है। सुनिए एक बार। बागेश्वर बाबा ने राष्ट्रगान बजाने की बात कही। अब इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी को इससे भी दिक्कत हो गई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बागेश्वर बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देशभक्ति बोलने से नहीं होती, इसे साबित भी करना पड़ता है। देश की मोहब्बत के लिए सिर्फ जुबान के चंद देशभक्ति के गीत गाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। वो चीज़ तो अपनी जगह है, जो हमारा देशभक्ति तराना है वो तो अपनी जगह है, उसकी तो हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपनी साबित करने के लिए अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, जिस तरह से लोगों ने की है। तो इसने इस प्रकार की सिर्फ बात कर के लोगों को सिर्फ गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे आप देशभक्त हो उसको साबित करके भी दिखाओ। कुल मिलाकर बागेश्वर बाबा के बयानों पर तगड़ा हंगामा मचा हुआ है। मौलानाओं से लेकर नेता तक बागेश्वर बाबा पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा तो अपनी धुन में रहते हैं, उन पर कोई असर दिख नहीं रहा। बागेश्वर बाबा जहां जाते हैं वहां उनकी चर्चा होती है। अब वो बागेश्वर बाबा एक बार फिर से बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बागेश्वर बाबा बिहार के गया जी जाने वाले हैं। 10 से 16 सितंबर तक गया जी में कथा करेंगे, पितृतर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध, पिंडदान और एकादश भागवत करेंगे। बागेश्वर बाबा का दरबार उनके होटल में ही लगेगा। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे पर भी घमासान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब बागेश्वर बाबा बिहार गए थे तो हंगामा खूब हुआ था। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकालने वाले हैं। श्राद्ध के दौरान गया जी में पिंडदान करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के ये रूप आपने पहले भी देखे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बागेश्वर बाबा की वो तस्वीर जो शायद आपने न देखी। बागेश्वर बाबा बेहद सादगी से भी रहते हैं और आम आदमी की तरह बागेश्वर धाम में भोजन करते हैं। ये तस्वीर जैसे देखिए, एक आम भक्त की तरह हाथ में थाली लिए लाइन में लगकर भोजन लेते हैं और फिर जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए कैसे लाइन में जा रहे हैं और भोजन ले रहे हैं। ये नहीं कि भाई बागेश्वर धाम है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ। जैसे सब लाइन में लगे हैं वैसे ही लाइन में लग के और जमीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चल रहा है मामला, लेकिन वो भी अपना चले जा रहे हैं।